डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं BHIC 104 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, अंत तक कंप्लीट समझना है। अंत तक देखने के बाद आपको लास्ट में PDF डाउनलोड करना है। तो ये प्रॉमिस करना है कि भाई ये लास्ट वीडियो हमारा है, लास्ट वीडियो देख रहे हैं और कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको PDF जाके टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, वो भी फ्री में। तो आपको ईमानदारी से पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम देने के लिए जाए, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका टाइटल है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, BHIC 104। आपका ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं, जो दे रहे हैं अभी, और जून 26 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये लिया गया है। तो ध्यान से आपको पॉइंट को समझना है। और आप लोग बताइए, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटीज देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से स्टूडेंट्स कहाँ से देख रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, श्रेणियों के मध्य राजनीतिक संघर्ष की चर्चा कीजिए। रोमन गणतंत्र में श्रेणियों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? तो ध्यान से समझिए, रोमन गणतंत्र में समाज दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित था। कितने? दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित था। पहला पेट्रियसियन और दूसरा प्लेबियन। ठीक है, पेट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। पेट्रिशियन क्या कहता है? पेट्रिशियन उच्च वर्ग के लोग थे, जिनके पास क्या थे? भूमि, धन और राजनीतिक शक्ति और धार्मिक अधिकार थे। जबकि प्लेबियन जो थे, उनके पास सामान्य जनता थी। वो क्या थे? एक समान जनता थी, जिसमें किसान आते थे, मजदूर आते थे और कारीगर शामिल होते। इन दोनों श्रेणियों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को श्रेणियों का क्या कहा जाता है? संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष के मुख्य कारण राजनीतिक दल असमानता, आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव थे। जो यहाँ पे दो कैटेगरी के जो पाए जाते थे श्रेणी, जैसे कि मान लो पेट्रिशियन और प्लेबियन ना। पेट्रिशियन और प्लेबियन के बीच बार बार तनाव होते रहता था, बार बार संघर्ष होता था, क्योंकि ये क्या करते थे? इस प्लेबियन को बार बार नीचे दिखाते थे और इसके साथ अत्याचार करते थे। सोचते थे तो हम तो बड़े कैटेगरी के हैं और ये छोटे कैटेगरी के साथ सिर्फ अन्याय करते थे, जिसके वजह से संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष से इस संघर्ष के मुख्य कारण राजनीतिक असमानता, आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव थे। प्रारंभ में प्लेबियन वर्ग को सीनेट, कौंसल जैसे उच्च पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं था और वे कानून निर्माण की प्रक्रिया से भी बाहर थे। तो आप सोचो कितने इसके साथ अन्याय होते थे। कानून मौखिक थे और उनका प्रयोग पैट्रिशियन अपने हित में करते थे, जिससे प्लेबियन वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता था। आर्थिक स्तर पर प्लेबियन किसान कर्ज में फंसे रहते थे और ऋण न चुका पाने पर उन्हें दास बना लिया जाता था। युद्धों में सेवा करने के बावजूद उन्हें भूमि और अधिकार नहीं मिलते थे। इस असमान स्थिति के विरुद्ध प्लेबियन वर्ग ने संगठित होकर आंदोलन किए और कई बार नगर छोड़कर चले जाने की धमकी दी। उनके दबाव के कारण ट्रिब्यून जैसे पद स्थापित हुए, जो प्लेबियन हितों की रक्षा करते थे। 12 तालिकाओं के कानूनों ने कानूनी समानता की दिशा में कदम बढ़ाया। इन संघर्षों ने रोमन गणतंत्र की राजनीतिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इंपॉर्टेंट? मध्ययुगीन यूरोप में विभिन्न शिल्पों के विकास और प्रसार पर क्या कीजिए? विचार कीजिए, है ना, चर्चा कीजिए। मध्ययुगीन यूरोप में विभिन्न शिल्पों का विकास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, नगरों के विस्तार और व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल में शिल्प उत्पादन सीमित और घरेलू स्तर पर था, लेकिन बाद में बुनकर, लाखोर, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, मोची, चमड़ा उद्योग से जुड़े कारीगरों की संख्या में वृद्धि हुई। शिल्प कार्य छोटे छोटे कार्यशालाओं में हाथ से किया जाता था
और उत्पादन मुख्यतः स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर होता था। शिल्पकारों ने अपने पेशे के हितों की रक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए गिल्ड नामक संगठन बनाए। गिल्ड उत्पादन की गुणवत्ता, वस्तुओं की कीमत, कार्य समय और प्रशिक्षण की व्यवस्था करते थे। प्रशिक्षु कारीगर और मास्टर की व्यवस्था से कौशल और अनुभव का विकास हुआ। व्यापारिक मेलों, साप्ताहिक बाजारों और लंबी दूरी के व्यापक व्यापार के माध्यमों से शिल्प उत्पाद दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचने लगे। इटली, फ्लैंडर्स और फ्रांस जैसे क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग विशेष रूप से विकसित हुआ। शिल्पों के विकास और प्रसार ने नगरों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया और मध्ययुगीन यूरोप में शहरी समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईसाई धर्म के उदय तथा यूरोप के ईसाईकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ईसाई धर्म का उदय पहली शताब्दी में ईसा मसीह के उपदेशों के से हुआ। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा, समानता और मानवता का संदेश दिया, जो उस समय के सामाजिक अन्याय और कठोर रोमन व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आकर्षित करता था। प्रारंभ में ईसाई धर्म यहूदी समाज तक सीमित था, लेकिन सेंट पॉल और अन्य प्रचारकों के प्रयासों से यह रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में फैलने लगा। आरंभिक काल में ईसाइयों को रोमन शासकों द्वारा उत्पीड़न सहना पड़ा, क्योंकि वे सम्राट पूजा को अस्वीकार करते थे। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी, जिससे इसका प्रसार तेजी से हुआ। बाद में सम्राट डोसियस ने इसे राजधर्म घोषित किया। चर्च और पादरियों ने यूरोप के सामाजिक और धार्मिक जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाई। मिशनरियों ने जर्मनिक और अन्य जनजातियों में जाकर धर्म प्रचार किया। शिक्षा, चर्च संस्थानों और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से यूरोप के बड़े भाग का ईसाईकरण हुआ, मतलब कि बड़े भाग ईसाई में परिवर्तित होने लगे, जिससे यूरोपीय संस्कृति, राजनीति और सामाजिक मूल्यों पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोमन दास अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है थे? उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण इसमें संकट। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार दास प्रथा थी। दास मुख्यतः युद्धों में बंदी बनाए गए लोग होते थे, जिन्हें कृषि, खनन, निर्माण कार्य और घरेलू सेवा में लगाया जाता था। बड़े बड़े खेतों और संप्रदायों में दासों से कठोर श्रम कराया जाता था और उन्हें किसी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे, मतलब उनके साथ अन्याय ही अन्याय होते थे। दासों को मालिक की संपत्ति माना जाता था और उनके जीवन पर मालिक का पूर्ण नियंत्रण होता था। मालिक जो चाहे वो कराता था उनसे। प्रारंभिक काल में दास श्रम सस्ता और अधिक लाभकारी था, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन समय के साथ इस दास आधारित अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न होने लगे। रोमन साम्राज्य का विस्तार रुकने से युद्ध बंदी कम होने लगे, जिससे नए दासों की आपूर्ति घट गई और दासों का रख रखाव महंगा हो गया और उनका श्रम धीरे धीरे कम प्रभावी सिद्ध हुआ। लगातार दास विद्रोह ने सामाजिक अस्थिरता पैदा की। इन परिस्थितियों ने रोमन दास अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इस्लाम के उदय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। इस्लाम के उदय को समझाने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। धार्मिक सिद्धांत के अनुसार इस्लाम का उदय पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए एकेश्वरवाद, नैतिकता और सामाजिक न्याय के संदेश के कारण हुआ। सामाजिक सिद्धांत यह मानता है कि अरब समाज में व्याप्त जनजातीय संघर्ष, सामाजिक असमानता और नैतिक पतन के नए नए धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता पैदा की। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार व्यापार मार्गों
पर नियंत्रण, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक स्थिरता की चाह ने इस्लाम के प्रसार में भूमिका निभाई। राजनीतिक सिद्धांत यह बताता है कि अरब जनजातियों को एकजुट करने और केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए इस्लाम एक प्रभावी माध्यम बना। इन सभी सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम का उदय केवल धार्मिक घटना नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रोमन गणतंत्र के दौरान अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रोमन गणतंत्र के काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, लेकिन व्यापार और दास श्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े थे और बड़े भूभाग भूस्वामी विशाल खेतों पर खेती कराते थे। इन खेतों में दासों से कठोर श्रम कराया जाता था, जिससे उत्पादन लागत कम रहती थी। छोटे किसान भी मौजूद थे, परंतु वे कर्ज और भूमि हानि की समस्या से जूझते रहते थे। रोमन अर्थव्यवस्था में भूमि को संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार माना जाता था। कृषि के साथ साथ व्यापार का भी विकास हुआ। रोम ने सड़कों, बंदरगाहों और बाजारों का निर्माण किया, जिससे आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा मिला। अनाज, जैतून और का तेल, शराब और हस्तशिल्प वस्तुओं का व्यापार प्रमुख था। मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और कर व्यवस्था विकसित हुई। राज्य द्वारा कर वसूली और युद्धों से प्राप्त धन अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। दास श्रम पर अत्यधिक निर्भरता ने अल्पकाल में लाभ दिया, लेकिन लंबे समय में इससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। फिर भी रोमन गणतंत्र की अर्थव्यवस्था ने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासनिक शक्ति को मजबूत आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामंतवाद के दो चरण के मध्य अंतर कीजिए। किस प्रकार सामंतवाद के प्रथम चरण में कृषि उत्पादन संगठित किया जाता था? आंसर है, सामंतवाद को सामान्यतः दो चरणों प्रारंभिक सामंतवाद और विकसित सामंतवाद में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक सामंतवाद में भूमि राजा के स्वामित्व में होती थी। भूमि जो होती थी, जमीन जो होते थे, वो राजा के स्वामित्व में होते थे, उनके हक में होते थे, जिससे वह अपने सामंतों को सेवा के बदले प्रदान करता था। इस चरण में कृषि उत्पादन का संगठन स्थानीय स्तर पर होता था और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। किसान भूमि से जुड़े रहते थे और सामंतों के अधीन खेती करते थे। वे कर और बेगार के रूप में अपना उत्पादन सामंत को देते थे। कृषि तकनीक सरल थी और उत्पादन मुख्यतः उपभोग के लिए किया जाता था। विकसित सामंतवाद में सामंत अधिक शक्तिशाली हो गए और भूमि पर उनका अधिकार अस्थायी हो गया। इस चरण में कृषि उत्पादन अधिक संगठित हुआ, अतिरिक्त उपज का उत्पादन बढ़ा और बाजार से जुड़ाव बढ़ने लगा। किसानों पर नियंत्रण कठोर हुआ और सामाजिक असमानताएं गहरी हो गई। दोनों चरणों में अंतर भूमि स्वामित्व, उत्पादन व्यवस्था और सामंतों की शक्ति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखो, एक भूमि का मालिक था और एक समझ लो कि किसान था। ध्यान दिलाइए, जो खेती करता था और भूमि जो स्वामित्व था भूमि के, वो उनको क्या कर देते थे, मेहनत के बदले जमीन मतलब भूमि दे देते थे गिफ्ट में। सोच सकते हो, ऐसे भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्मेनियाई व्यापारियों के व्यापारिक नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मध्यकालीन काल में अर्मेनियाई व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क एशिया, यूरोप और मध्य वर्ग तक फैला हुआ था। ये व्यापारी रेशम, मसाले, कपड़े, कीमती धातुएं और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करते थे। आर्मेनियाई व्यापारी अपने आपसी विश्वास, पारिवारिक संबंधों और समुदाय आधारित नेटवर्क पर निर्भर रहते थे। वे व्यापारिक मार्गों के साथ-साथ प्रमुख नगरों में अस्थायी बस्तियां स्थापित करते थे। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी बहुभाषी क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों की समझ और व्यापारिक अनुशासन था। वे
वे अलग-अलग राजनीतिक क्षेत्रों में रहते हुए भी आपस में संपर्क बनाए रखते थे। आर्मेनियाई व्यापारियों ने मध्यकालीन वैश्विक व्यापार को जोड़ने में सेतु की भूमिका निभाई और लंबी दूरी के व्यापार को संगठित रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंका राज्य के विकास की चर्चा कीजिए। इंका राजतंत्र के प्रसार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इंका राज्य का विकास दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में हुआ। प्रारंभ में इंका एक छोटा जनजातीय समूह था, लेकिन धीरे-धीरे उसने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इंका शासकों ने सैन्य विजय, राजनीतिक समझौते और प्रशासनिक संगठन के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। इनका राजतंत्र केंद्रीकृत था और सम्राट को ईश्वरीय शक्ति से युक्त माना जाता था। राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया। सड़कें सड़कें, पुल और संदेश व्यवस्था विकसित की गई, जिससे शासन मजबूत हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सीढ़ीनुमा खेती अपनाई गई और सामूहिक श्रम व्यवस्था लागू की गई। भंडारण और वितरण के लिए गोदाम बनाए गए और वस्तुओं का राज्य नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। इस तरह के प्रशासनिक और आर्थिक उपायों ने इंका राज्य के फैलाने और सुदृढ़ करने में मदद की। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूती दी गई, जिससे विभिन्न जातियों और जनजातियों का एकीकृत नियंत्रण सुनिश्चित हुआ और राज्य लंबे समय तक स्थिर बना रहा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, मध्यकालीन एशिया तथा यूरोप में व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। मध्यकालीन एशिया और यूरोप में व्यापारियों ने व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई वाणिज्यिक गतिविधियां अपनाई। लंबी दूरी के व्यापार में कारवां और समुद्री जहाजों का उपयोग किया जाता था। व्यापारियों ने क्रेडिट प्रणाली, उधार पत्र और साझेदारी व्यवस्था विकसित की। बाजारों, मेलों और बंदरगाहों का विशेष महत्व था। व्यापारी गिल्ड और संघों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करते थे। एशिया में सिल्क रूट और यूरोप में मध्य भूसागरीय व्यापार मार्ग प्रमुख थे। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, जोखिम बांटने और व्यापारिक अनुबंधों को ने व्यापार को संगठित बनाया। इन गतिविधियों ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को गतिशील किया और विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख व्यापारिक समुदाय को संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। किस प्रकार व्यापारिक यहूदियों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। मध्यकालीन यूरोप में व्यापार के विकास के साथ कई प्रमुख व्यापारिक समुदाय उभरे और इटालियन व्यापारी वेनिस, जेनोआ और फ्लोरेंस के बंदरगाहों के माध्यम से भूमध्य सागरीय व्यापार में अग्रणी थे। जर्मन व्यापारी ने उत्तरी यूरोप में हेंसियाटिक लीग का गठन किया, जो व्यापारी नेटवर्क और सुरक्षा प्रदान करता था। फ्लेमिश व्यापारी वस्त्र और कच्चे माल के व्यापार में महत्वपूर्ण थे। इन सभी के बीच यहूदी व्यापारी विशेष स्थान रखते थे, क्योंकि उन्हें भूमि और कृषि कार्यों से वंचित रखा गया था। जो व्यापारी नेटवर्क और सुरक्षा प्रदान करता था। फ्लेमिश व्यापारी वस्त्र और कच्चे माल के व्यापार में महत्वपूर्ण थे। इन सभी के बीच यहूदी व्यापारी विशेष स्थान रखते थे, क्योंकि उन्हें भूमि और कृषि कार्यों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने व्यापार और वित्त को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। यहूदी व्यापारी अपने पारिवारिक और समुदाय आधारित नेटवर्क के माध्यम से लंबी दूरी के व्यापार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाते थे। उन्होंने उधार और क्रेडिट प्रणाली विकसित की, जिससे उन्हें आर्थिक शक्ति मिली। बहुभाषी क्षमता और लेखा जोखा कौशल ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी और भरोसेमंद व्यापारी बना दिया। इसी कारण मध्यकालीन यूरोप में यहूदी व्यापारियों ने वित्तीय और वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रमुख वर्चस्व स्थापित किया और अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मोस्ट क्वेश्चन, मारवानिदों के अधीन उमय्यद
खिलाफत के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। किस प्रकार किस प्रकार मलिक बिन मारवान ने उमैयद खिलाफत की प्रकृति में परिवर्तन किया। उमैयद खिलाफत का विकास 661 ईस्वी में हुआ, जब मुस्लिम साम्राज्य के पहले खलीफा हसन की हत्या के बाद उमैयद वंश सत्ता में आया। मलिक बिन मारवान ने खिलाफत की प्रकृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और राज्य के विभिन्न प्रांतों में गवर्नरों को सीधे अपने नियंत्रण में रखा। कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। राजधानी को दशमिक राजधानी को दमिश्क में स्थिर करके शासन संचालन को अधिक संगठित बनाया। मलिक बिन मारवान ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया और स्थानीय रीति रिवाजों के साथ इस्लामी कानून को संतुलित किया। उनके प्रयासों से उमैयद खिलाफत ने केंद्रीकृत प्रशासन, वित्तीय स्थिरता और सैन्य शक्ति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार उनके शासनकाल ने उमैयद शासन को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ रूप दिया, जिससे मुस्लिम साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बढ़ी और साम्राज्य में ने लंबे समय तक स्थिरता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। एक टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है। टाइमवीरेट लॉर्ड एस एवं बसाल। तो टाइमवीरेट लॉर्ड एवं बसाल में देखिए क्या है। तो इसे अच्छे ऐसे पढ़ा जाएगा। टाइमवीरेट लॉर्ड और बसाल मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। टाइमवीरेट और लॉर्ड वह क्या थे? भूमि मालिक थे, जिन्हें राजा द्वारा अधिकार प्राप्त था और वे अपने क्षेत्र में न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति रखते थे। इन लॉर्ड्स के अधीन कई छोटे भूमि मालिक और किसान काम करते थे। बसाल वे कृषक और मजदूर थे जो लॉर्ड की जमीन पर खेती करते और उनके लिए सेवा प्रदान करते थे। टाइमवीरेट लॉर्ड और बसाल के बीच संबंध पूंजीगत, सामाजिक और सामरिक दोनों प्रकार का था। लॉर्ड बसाल को सुरक्षा और न्याय प्रदान करता था, जबकि बसाल भूमि के उपयोग और उत्पादन के माध्यम से लाभ पहुंचाता था। यह व्यवस्था मध्यकालीन सामंती समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मददगार थी। एज़टेक एज़टेक लोगों की धार्मिक मान्यता एज़टेक लोगों की धार्मिक मान्यता उनके समाज और जीवन का केंद्र थी। उनका धर्म मुख्य रूप से सूर्य वर्षा और कृषि और युद्ध से जुड़ा था। एसेंट एज़टेकों का विश्वास था एज़टेकों का विश्वास था कि देवताओं को प्रसन्न करना मानव जीवन के लिए आवश्यक है और इसके लिए कभी भी मानव बलिदान करना पड़ता था। मानव बलिदान सोच समझते हो, मनुष्य का बलिदान, ठीक है। तो ह्वितजी लुपोपोस्टली सूर्य की और युद्ध के देवता। तो देखिए समझिए, ह्वितजी लोपोस्टली सूर्य और युद्ध के देवता, केचालकोअत्ल ज्ञान और हवा का देवता, टेस्को लीपोका अंधकार और परिवर्तन के देवता उनके प्रमुख देवता थे। तो एज़टेको ने बड़े-बड़े मंदिर और पिरामिड बनाए, जहां पूजा और अनुष्ठान नियमित रूप से होते थे। तो ये समझ लो इतिहास है, इतिहास को समझो, इन नाम को ध्यान से समझो कि उस समय की बात है। धार्मिक उत्सवों में संगीत, नृत्य और सामूहिक अनुष्ठान शामिल थे, जिससे समुदाय में एकता और सामाजिक अनुशासन बनता था। उनका धर्म केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासन, न्याय व्यवस्था में भी धार्मिक नियमों का पालन अनिवार्य था। धार्मिक विश्वासों ने एज़टेकों के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मजबूती दी और शहरों और साम्राज्यों के संचालन में मदद की। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। पूर्व इस्लामिक काल की अरबी साहित्य।
इस्लामिक काल की अरबी साहित्य मुख्य रूप से कविता और गीतों पर आधारित था। यह साहित्य उस समय के अरब समाज की जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था और जनजातीय गौरव को दर्शाता था। कवियों ने अपने कबीले की महिमा, वीरता, साहस और युद्ध के अनुभवों को कविताओं में व्यक्त किया। इसके अलावा प्रेम, नैतिकता और आदर्श जीवन पर भी कविताओं में जोर दिया गया। यह साहित्य पूरी तरह मौखिक परंपरा पर आधारित था और मेलों, यात्राओं और सामाजिक सभाओं में सुनाया जाता था। कविताओं के माध्यम से सामाजिक चेतना, इतिहास और परंपराओं का संरक्षण किया जाता था। यह साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि लोगों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का माध्यम भी था। कविताएं सामाजिक रूप में एकजुटता, सम्मान और आदर्शों के स्थापना में मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, खारिजी। तो खारिजी इस्लामिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक समूह था। यह आंदोलन पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद विशेषकर अली और मुअविया के बीच संघर्ष के समय उभरा। खारिजियों का मानना था कि केवल वही व्यक्ति खलीफा या नेता बन सकता है जो, तो खलीफा एक प्रकार का उस समय का नेता था, जो बड़े नेता था, ठीक है, जो सबसे प्रमुख होता था वहां उस समय का, उसे खलीफा बोला जाता था। जो ईमानदार, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय हो। यदि कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या अन्याय करता तो उसे खलीफा बनने का अधिकार नहीं नहीं है। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मामलों में सख्ती दिखाई और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। खारिजियों ने न्याय, धर्म और अनुशासन की रक्षा के लिए विरोधियों के खिलाफ विद्रोह किया और वे अल्पसंख्यक में थे, लेकिन उनके कठोर दृष्टिकोण और सक्रिय आंदोलन के कारण मुस्लिम समाज में राजनीतिक और धार्मिक तनाव बढ़ा। खारिजियों ने इस्लाम में नैतिकता, धार्मिक अनुशासन और नेतृत्व की जिम्मेदारी के महत्व को स्पष्ट किया और भविष्य में इस्लामिक सिद्धांतों के पर विचार करने का मार्ग खोला। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जो मोस्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इथियोपिया। मध्यकालीन इथियोपिया ईसाई धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ का शासन सम्राटों के अधीन केंद्रीकृत और था। चर्च का समाज में गहरा प्रभाव था। ईसाई धर्म ने लोगों के जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया। कृषि और पशुपालन लोगों की मुख्य आजीविका थे। समाज में धर्म, परंपरा और सांस्कृतिक गतिविधियां लोगों को जोड़ने का माध्यम थी। सम्राट और चर्च मिलकर न्याय, कर और प्रशासन का नियंत्रण सुनिश्चित करते थे। इथियोपिया के लोग धार्मिक विश्वासों के माध्यम से सामाजिक एकता बनाए रखते थे। धार्मिक उत्सव और पूजा समाज में अनुशासन और नियम बनाए रखने में मदद करते थे। इसके अलावा कला और वास्तुकला में स्थायी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। मध्यकालीन इथियोपिया में धर्म, शासन और समाज का गहरा संबंध था, जिससे यह क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्थिर और संगठित बना रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अब्बासिद खिलाफत। ये टिप्पणी है, पूछा जाता है, अब्बासिद खिलाफत 750 ईस्वी में उमैयद वंश के पतन के बाद स्थापित हुई। इसका प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बगदाद था। अब्बासिद खलीफा ने शासन को केंद्रीकृत किया और राज्य के विभिन्न प्रांतों में गवर्नरों के माध्यम से नियंत्रण सुनिश्चित किया। उन्होंने न्याय और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और प्रशासनिक सुधार लागू किए। अब्बासिद काल में विज्ञान, साहित्य और कला और शिक्षा में महत्वपूर्ण विकास हुआ। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, जिससे मुस्लिम दुनिया में आर्थिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हुआ। सेना की मजबूती, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय के कारण यह साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर रहा। इस काल में बगदाद मध्यकालीन दुनिया का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां विद्वान, व्यापारी और कलाकार एकत्र होते थे। इस प्रकार अब्बासिद खिलाफत ने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम दुनिया को स्थिर और समृद्ध बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेट जिम्बाब्वे। ग्रेट जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक प्रमुख मध्यकालीन शहर और राजनीतिक केंद्र था। यह क्षेत्र व्यापार, प्रशासन और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ पत्थर की मजबूत इमारतें, किले और महलों का निर्माण हुआ, जो वास्तुकला और संगठन की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। ग्रेट जिम्बाब्वे में सोने, तांबे और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को व्यापार, स्थानीय
और विदेशी व्यापारियों के साथ किया जाता था। राजाओं ने प्रशासन और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा और व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित किया। शहर का सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन भी विकसित था। व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिर और समृद्ध बना। ग्रेट जिम्बाब्वे ने मध्यकालीन अफ्रीका में शक्ति पर संपन्नता और संगठन का उदाहरण प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने में भी मदद की। इसका महत्व अफ्रीकी इतिहास में आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, शिया इस्लामिक संप्रदायों का उदय। शिया इस्लामिक संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उभरा। शिया मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व केवल पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्य विशेषकर अली और उनके वंशज को मिलना चाहिए। इस विश्वास के कारण शिया और सुन्नियों के बीच राजनीतिक और धार्मिक मतभेद उत्पन्न हुए। शिया ने अपने धार्मिक अधिकारों, पूजा विधियों, त्योहारों और नेतृत्व के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों में धार्मिक पहचान और अनुशासन और एकजुटता बनाए रखी। शिया संप्रदाय ने नेतृत्व और धार्मिक अनुशासन के महत्व को स्पष्ट किया। इसके कारण मुस्लिम समाज में शिया और सुन्नियों की अलग-अलग पहचान बनी। शिया संप्रदाय ने इस्लामी इतिहास में राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और उनके धार्मिक नियम और परंपराएं आज भी उनके अनुयायियों द्वारा पालन की जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आप लोगों को इतना मेहनत किया, आप लोगों का फर्ज बनता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए। ये चैनल में सिर्फ इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं, छोटे-छोटे क्लास के भी होते हैं, 9th क्लास, 10th क्लास है ना, 8, 7, 6 इस सबके होते हैं। तो इस तरह से आप लोग जुड़ जाइए, जोड़िए, इस तरह से मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड में फेस रिवील के साथ अच्छा से पढ़ाऊंगा। सो आपको और भी मजा आएंगे। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जानस प्ले बोलिए प्रेम से रहो। ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वो भी फ्री में। और चलिए जानस प्ले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।